नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में चलते हैं जब नए नए राजा और उनके राज्य उभर रहे थे। तो जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। 7वीं शताब्दी के बाद का भारतीय उपमहाद्वीप कुछ ऐसा दिखता था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, कई नई ताकतें उभर रही थीं। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सत्ता लगातार बन और बिगड़ रही थी। पर सोचने वाली बात यह है कि ये सारे नए राजा ये आए कहां से थे? क्या ये हमेशा से ही शाही खानदानों से थे? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, सत्ता तक पहुंचने का एक तय रास्ता था और इसकी शुरुआत अक्सर किसी राजा के अधीन काम करने से होती थी। तो इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में थे सामंत। ये बड़े जमींदार या ताकतवर योद्धा सरदार हुआ करते थे। राजा इन्हें अपने मातहत यानी सबॉर्डिनेट के तौर पर रखते थे और इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये राजा के लिए तोहफे लाएंगे, उनके दरबार में हाजिरी देंगे और जरूरत पड़ने पर फौज भी देंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो सबॉर्डिनेट वाली पोजीशन थी ना, यही अक्सर राजा बनने की पहली सीढ़ी बन जाती थी। तो इसका एक पूरा कह सकते हैं कि एक प्रोसेस था। सबसे पहले सामंत अपनी ताकत और दौलत बढ़ाते थे। फिर वो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर जैसे बड़े बड़े टाइटल देने लगते थे और जब वो काफी ताकतवर हो जाते तो बस अपने मालिक यानी राजा से आजादी का ऐलान कर देते। आखिरी स्टेप था एक खास अनुष्ठान करना जिससे वो राजा बन जाते थे। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है राष्ट्रकूटों का दंती दुर्ग। शुरुआत में वो चालुक्य राजाओं के नीचे एक सामंत था, लेकिन उसने अपने ही मालिक को हरा दिया और एक हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। इसका मतलब होता है सोने का गर्भ। ऐसा माना जाता था कि इस अनुष्ठान से अगर कोई जन्म से क्षत्रिय ना भी हो तो भी वो एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में दोबारा जन्म ले लेता है। चलो राजा तो बन गए, पर अब सवाल यह है कि एक राज्य चलता कैसे था? सेना, किले, मंदिर, इन सब का खर्च कहां से आता था? देखिए, किसी भी राज्य की इकोनॉमिक बैकबोन, उसकी नींव उत्पादकों पर ही टिकी होती है। मतलब किसान, पशुपालक और कारीगर, इन्हीं लोगों से संसाधन वसूले जाते थे। अक्सर उन्हें अपने बनाए या उगाए सामान का एक हिस्सा राजा को देना ही पड़ता था। लेकिन ये संसाधन इकट्ठा कैसे किए जाते थे? इसका जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। 400, जी हां, सही सुना, 400। तमिलनाडु पर राज करने वाले चोलों के शिलालेखों में अलग अलग तरह के टैक्स के लिए 400 से ज्यादा शब्द मिले हैं। और इनमें से कुछ टैक्स तो कमाल के थे। वेट्टी नाम का एक टैक्स था जो कैश में नहीं लिया जाता था, बल्कि लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी। कड़माई जमीन का टैक्स था। अरे हद तो ये थी कि घर पर छप्पर डालने पर टैक्स, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करने पर टैक्स और यहां तक कि परिवार की जायदाद अगले वारिस को मिलने पर भी टैक्स लगता था। आप देखिए, राजा सिर्फ टैक्स वसूलने पर ही ध्यान नहीं देते थे, वो अपनी एक वीर और महान योद्धा की इमेज भी बनाना चाहते थे। इसके लिए वो लिखवाते थे प्रशस्तियां। ये असल में विद्वान ब्राह्मणों से लिखवाई गई तारीफें होती थीं, जिनमें शासक की जीतों और ताकत का खूब बखान किया जाता था। और सीधी सी बात है, जहां भी शक्ति और पैसा होगा वहां लड़ाई तो होगी ही। ये नए राज्य अक्सर एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहते थे। एक इलाका तो इतना ज्यादा कीमती था कि उस पर कब्जे के लिए सदियों तक लड़ाई चलती रही, और वो था गंगा घाटी में बसा शहर कन्नौज। तो कन्नौज पर कब्जे के लिए 3 बड़ी ताकतें, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, आपस में भिड़ गईं। क्योंकि इस लड़ाई में 3 पार्टियां थीं, इतिहासकार इसे अक्सर त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। शासक अपनी ताकत और दौलत दिखाने का एक और तरीका अपनाते थे। वो बनवाते थे बड़े बड़े शानदार मंदिर, और यही वजह थी कि ये मंदिर युद्ध में सबसे पहला निशाना बनते थे। जब महमूद गजनवी जैसे हमलावरों ने हमला किया तो उन्होंने जानबूझकर सोमनाथ जैसे मंदिरों को लूटा, क्योंकि ये मंदिर दौलत और ताकत का सबसे बड़ा सिंबल थे। चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ समझने के लिए एक राजवंश पर करीब से नजर डालते हैं, चोल। तो चोलों का उदय होता है 9वीं शताब्दी के बीच में, जब विजयालय नाम के एक सरदार ने कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया। फिर 985 ईस्वी में आया राजराजा प्रथम, जिसे सबसे ताकतवर चोल शासक माना जाता है, और उसके बेटे राजेंद्र प्रथम ने तो साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। पर सवाल यह है कि उनकी ताकत का असली राज क्या था? वो था खेती में उनकी मास्टरी। उन्होंने जंगल साफ किए, बाढ़ रोकने के लिए ऊंचे बांध बनाए, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि साल में 2-2 फसलें उगने लगीं।
और ये देखिए इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है। ये नवीं शताब्दी का एक स्लूज गेट है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से वो पानी के बहाव को एकदम सटीक तरीके से कंट्रोल कर पाते थे। नतीजा, खेती से बम्पर पैदावार हुई और जमीन बेशुमार दौलत का जरिया बन गई। और खेती से आई इसी बेहिसाब दौलत से उन्होंने बनवाए आलीशान मंदिर और दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन कांसे की मूर्तियां, जो आज भी चोल कला का लोहा मनवाती हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही सधा हुआ था। ये जो हम देख रहे हैं, ये उत्तरामेरूर शिलालेख से लिया गया है, जो एक गांव की समिति यानी सभा के बारे में बताता है। और नियम देखिए कितने सख्त थे। सदस्य बनने के लिए जमीन का मालिक होना जरूरी था, वेदों का ज्ञान होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। और यहीं पर हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। ये नियम सोचिए 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये हमें क्या बताते हैं कि तब सत्ता किसके हाथ में होती थी और आज किसके हाथ में है?